कैबिनेट मंत्रियों की बात करें या राज्य मंत्रियों की बात करें, आपको पहले 5 में शामिल किया गया और वो भी शुरुआत वालों में, और उसके बाद तमाम ऐसे निर्दलीय विधायक पीछे रह गए और साथ ही साथ जेजेपी के तमाम विधायक वो इंतजार करते रहे। कपड़े सिलवा लिए थे उन्होंने और प्रेस करवा ली थी, उसके बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया। मैं एक ऐसा प्रश्न कर दिया जिसमें मैं अपने आप कुछ बहुत बेहतर तरीके से कुछ नहीं कह सकूंगा, पर यह है कि पार्टी ने सोच के करा। मैं पहले ही आपसे कह चुका, बहुत समझदार लोग हैं इस पार्टी में। हरियाणा में नायब सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। अनेक ऐसे विधायक हैं जिनकी लॉटरी लगी है। किस प्रकार का विस्तार हुआ है, क्या राजनीतिक समीकरण साधे गए हैं और आने वाले 2024 के चुनाव के लिए किस प्रकार की रणनीति बीजेपी की तरफ से अपनाई गई है, उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला मौजूद है। कैबिनेट मंत्री हैं और देवीलाल की विरासत को लगातार आगे बढ़ा रहे। चौधरी स्वागत है आपका बिना से। जी धन्यवाद। चौधरी साहब, अनेक विधायक ऐसे हैं जिनकी लॉटरी लगी है, क्या किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि अगर हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करें या राज्य मंत्रियों की बात करें, आपको पहले 5 में शामिल किया गया और वो भी शुरुआत वालों में, और उसके बाद तमाम ऐसे निर्दलीय विधायक पीछे रह गए और साथ ही साथ जेजेपी के तमाम विधायक वो इंतजार करते रहे। कपड़े सिलवा लिए थे उन्होंने और प्रेस करवा ली थी, उसके बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जी। पूरे देश में मैं समझता हूँ कि इतनी तेजी से कोई भी पार्टी का विस्तार नहीं हुआ जी। बहुत सुलझे हुए लोग हैं इसमें, थिंक टैंक है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं और कई सर्वे करने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट लेके अपना करते हैं जी। इस तरीके के बड़े निर्णय जो होते हैं वो प्रधानमंत्री मोदी साहब, अमित शाह जी, नड्डा साहब और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ऐसे लोगों में बीच में फैसले हुए हैं जी। मुझे लगता है ऐसा कि जो मैं फील करता हूँ कि मनोहर लाल जी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है जी। उन्हें यहाँ से जो लेके जा रहे हैं कि अब उनका 8.5 साल का जो 9 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत कैबिनेट में रहा हूँ, मैंने जो उनके साथ काम करने में देखा बहुत मज़ा आया जी। जो आज कोई कुछ भी कहे, आज जो हरियाणा हम जो बड़ी स्टेट्स है उसमें जो फास्ट ग्रोइंग में हम नंबर 2 पे आ रहे हैं जी। मेरे अपने डिपार्टमेंट में देखिए, हम गुजरात के बाद पूरे देश में 2 नंबर पे आ रहे हैं जी। हमारी दोनों कंपनी A+ हो रही है। ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ है, गेम्स में भी सबसे आगे हैं जी। तो ऊपर फीडबैक जाता है कि कौन है। जैसे गडकरी साहब को बनाया तो आज उसमें हाईवेज में नंबर 1 परफॉर्मेंस है जी। ऐसे पीयूष गोयल आए, हरदीप पुरी आए, तो मनोहर लाल जी को भी एक क्यों का 2 टर्म रह दिए, उन्होंने ऊपर कहीं कहीं बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें मैं समझता हूँ लेके जाया जा रहा है। इस करके एक परिवर्तन हुआ जी। और उनसे पूछा गया होगा कि वो लोकसभा लड़ना चाहेंगे। पार्टी ऐसा कि इसमें मेरी भी मनोहर लाल जी से कई बार बात होती थी, वो कहने कि हमारे यहाँ तो जब पार्टी कोई कह दे, हुक्म कर दे, उसको तुरंत हम मानते हैं। तो उन्हें कोई हुआ है, अब उनके फैसले में तो बीच में जाके नहीं देख रहा क्यों हुआ जी। पर मैं तो पार्टी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सम्मानजनक तरीके से मुझे मेरी कार्य प्रणाली को, मेरे दायित्व को निभाने के तरीकों को देख के मुझे बहुत सम्मान दे रहे हैं जी। निश्चित रूप से, क्योंकि अगर हम बात करें मंत्रियों की या बीजेपी का जिस प्रकार से दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पहले 5 जो कैबिनेट मंत्री बने थे उसके बाद 8 बने हैं, उन तमाम लोगों को अगर हम एक एक करके बारीकी से देखें तो लगभग जो मंत्री हैं वो आरएसएस से या फिर आरएसएस की विचारधारा से या बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन रणजीत चौटाला को पहले 5 कैबिनेट मंत्रियों में दर्जा मिला, क्या खूबी है, ऐसी क्या खास बात बीजेपी को आपके अंदर लगती है जिससे कि आपको सबसे आगे रखा जाता है? मैं एक ऐसा प्रश्न कर दिया जिसमें मैं अपने आप कुछ बहुत बेहतर तरीके से कुछ नहीं कह सकूंगा, पर यह है कि पार्टी ने सोच के करा। मैं पहले ही आपसे कह चुका, बहुत समझदार लोग हैं इस पार्टी में, ये देख के किसी को बढ़ाते हैं। देखिए, एक बार रामकृपाल यादव हैं जो लालू जी की पार्टी के थे, वहाँ उन्होंने पार्टी पुत्र से दिल्ली आए, दिल्ली आते उन्हें पार्टी का टिकट दे दिया, चुनाव लड़ा दिया। अभी जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो फैसले अचानक 5वीं लाइन में बैठे, जो आप कह रहे हैं कि लॉटरी लगी, मैं ये बात नहीं मानता। देखिए, पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो पहली बार बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो पहली बार बनता है जी। जब कोई राजनीति में आता है तो पहली बार तो MLA मंत्री बनते ही है। मनोहर लाल जी पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, बूढ़ा साहब लोकसभा में थे, MLA भी नहीं थे, मंत्री बन गए।
तो मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे बहुत इस तरीके के निर्णय हुए। अब आप इन्हीं क्या ले ले, नायब सिंह सैन, ये एमएलए नहीं थे, ये तो दिल्ली में पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्हें बढ़ा दिया। बहुत बड़ी पार्टी है, विचारधारों की पार्टी है, इस वक्त देश में सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं, बड़ा सब फीडबैक लेके अपने निर्णय करते हैं। चौधरी साहब, अगर हम बात करें जींद की, राजनीतिक राजधानी के रूप में पूरा हरियाणा इसको देखता है। कोई भी राजनेता हो या कोई भी पार्टी हो, जींद को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने की बात करता है। अब की बार पूरे जींद की जनता ये उम्मीद लगा रही थी कि कृष्ण मिड्ढा को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन एक बार फिर जींद पीछे रह गए। देखिए, मैंने ना तो पहले ये सोचा था कि उन्हें बनाया जाएगा, ना मुझे ये पता था कि मंत्रिमंडल में। हमें तो पहले दिन मुझे सीएम साहब का फोन आया कि आप कहाँ हैं? मैं बोले मैं सिरसा में हूँ। क्या प्रोग्राम होगा? 1-2 दिन हल्के में रहने का है जी। कहने के नहीं, चंडीगढ़ आने का नहीं है मुझे। आज कल अगले दिन चंडीगढ़ गया जाने के, जब मिला तो कहने के ये निर्णय कर दिया। मेरे लिए भी अचंभे वाली बात थी। देखिए, पार्टी बड़ी होती है, उसमें ये नहीं आता कौन बनेगा नहीं बनेगा। अब तक जेजेपी का 4.5 साल बहुत अच्छा चलता रहा, सारा कुछ दिया था, एक ही मिनट में 2 अलग अलग रास्ते हो गए। ये राजनीति संभावना का खेल है, कब क्या हो जाए इसका कोई किसी को अंदाजा नहीं होता जी। वहीं अगर हम अशोक तंवर की बात करें तो क्या लगता है किस प्रकार का प्रदर्शन वो सिरसा में कर पाएंगे? अभी उनकी तरफ से एक बयान दिया गया है कि मैं तो चोरों की पार्टी में था और बीजेपी में आकर मुझे ज्ञान का आभास हुआ है। देखिए, कैसे अभी तो 2 महीने से ज़्यादा चुनाव के हैं, अभी चुनाव ही नहीं शुरू हुआ जी। चुनाव तो 15 दिन में होता है, जो लास्ट 20 दिन, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल हो जाता है उसके 3 दिन के बाद फिर चुनाव शुरू होता है जी। अभी तो लोग देख रहे हैं टिकटें किसको बटेगी, कौन होगा। अभी तो राजस्थान में जैसे आज से नॉमिनेशन फाइल होने शुरू हो गए, कई चरण में 5 चरण में चुनाव है। हमारा तो सबसे जाके 7वें 8वें चरण में है। तो अभी कोई लोगों ने ना इस पर सोचा। लोग कहते हैं कैंडिडेट तो आने तो सामने, पहले कौन आएगा, कांग्रेस का कौन आएगा, तब लोग इस पर मंथन करेंगे जी। अब की बार जो नायब सरकार बनी है उसकी प्राथमिकताएं क्या लगती हैं, क्या रहेंगी? जो पहले मनोहर लाल जी की थी वो ही है, सब ऊपर से तय होती हैं। पहले का जो एजेंडे थे उसी पे काम करें, उसी पे मैं करूँ। मैं इस सरकार से इसमें आएगा तो मेरे एजेंडे थोड़े बदलेंगे, वही रहेंगे, काम वही करूंगा। चौधरी साहब, 4 सीटों पर अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, क्या लगता है कहाँ पेच फंसा हुआ है? देखिए, पहले जो जिन स्टेटों में पहले चुनाव होने हैं उनके फैसले कर रहे होंगे, इसके बाद इसका भी आ जाएगा। मेरे ख्याल में 22 को उसकी समिति की मीटिंग है, उसमें इनका भी फैसला हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आज एक बड़ा झटका मिला है और जेजेपी पार्टी का राव बहादुर सिंह ने दामन थाम लिया है। जब चुनाव आता है ना तो बहुत लोग इधर से इधर जाते हैं, जिसको टिकट नहीं मिलता दूसरी तरफ जाते हैं। ये सदा से बड़ा रेगुलर फीचर है, होता रहता है। जी बिल्कुल। ये थे चौधरी साहब जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हरियाणा में जिस प्रकार से मनोहर सरकार काम करती थी वैसे ही आने वाले समय में नायब सरकार भी काम करके दिखाएगी और निश्चित रूप से हरियाणा की जनता उन्हें सिर आंखों पर बैठाएगी। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि कब तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान होता है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। बहरहाल एक बात होता है कि जब तक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होता है तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ के साथ अजय लोहान, बिंदास।